सो हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर 21 में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखते ही देखते ये जो सीरीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ही सही तरीके से बनती जा रही है और बेहद ज़बरदस्त कंटेंट मैं इसमें दे रहा हूं। वैसे तो सभी ये कहते हैं, कोई अपनी बुराई नहीं करता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भी देख रहे होंगे मेरी जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट हैं, लास्ट प्लेटफॉर्म पर, लास्ट टू लास्ट प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बहुत कंटेंट मेरा पड़ा हुआ है। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और आप भी अगर आपने पुरानी कोई लिस्ट देखी हुई है, कि ये अब तक की मेरी बेस्ट प्लेलिस्ट है। ना कंटेंट की कमी, कंटेंट भी बेशुमार है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ज़बरदस्त है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस टॉपिक को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्टोरेज क्लास को पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का रिवाइज करते हैं, मतलब फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बट मैं फिर से आपको बता दूं कि इफ़ इफ़ सम स्टूडेंट, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पर्टिकुलरली मेरे सब्जेक्ट्स मुझसे पढ़ना चाहता है, तो हमारे यहाँ अनअकैडमी में एक एलिवेट बैच चलता है, जिसमें मैं सी डी एस एल्गोरिथम, सी प्लस प्लस, एस टी एल, कोडिंग प्रॉब्लम्स करवाता हूँ। और ये एलिवेट बैच है। तो अगर आप इस एलिवेट बैच को परचेज़ करना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड लगाएंगे प्रो गुरु। अगेन दैट्स अ इंडिविजुअल बैच, तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप गेट में इंटरेस्टेड नहीं है, बट आप प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टोरेज क्लासेस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write void main, but before this, sorry, okay, let me write int add। आई होप सबको पता है ये क्या है। दिस इज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। देन आई राइट void main, लिखा int a is equal to 10, b is equal to 20, ans। हम देख चुके हैं इस कोड को, और मैं बड़े बस सिर्फ यहाँ पर कुछ समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। a comma b and then I write printf %d comma ans। अब यहाँ पर हम अपना ऐड फंक्शन का कोड लिखते हैं। मैंने कहा int add int x comma int y। again I take out temporary variable int temp is equal to x plus y। अब लास्ट लेक्चर में ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दैट मीन्स यहाँ में ये सब डिस्कस नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये क्या है? दिस इज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन क्या बताता है? सिर्फ फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या किसी हेडर फाइल में फंक्शन की डेफिनेशन होती है? नहीं, फंक्शन की डिक्लेरेशंस होते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? मेन फंक्शन बना, मेन कॉल कर रहा है ऐड फंक्शन को। तो एक्चुअली में यहां से हमने क्या दिया? 10,20। देखिए मैंने यहां से 10 भेजा, उधर दूसरे एंड पर आपको याद होगा राहुल सर ने इस 10 को कैच किया। क्योंकि यहां से 10 जा रहा है, इसको कलेक्ट किसके अंदर करना पड़ेगा? वेरिएबल के अंदर। कौन किसको कॉल कर रहा है? मेन कॉल कर रहा है ऐड फंक्शन को। मेन फंक्शन इज कॉलिंग ऐड फंक्शन। ठीक है, तो यहां से 10 आ रहा है, हमारे पास कोई चॉइस है क्या? कोई चॉइस नहीं है। यहां से 20 आया। प्लीज अंडरस्टैंड, सम टाइम होता क्या है कि आपने नोटिस किया होगा कि
हम आराम से बैठे हुए हैं अच्छे खासे, एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी गेस्ट। लेकिन हुआ क्या, कोई गेस्ट आ गया, गेट पर गेस्ट आ गया, मतलब मन में हम कह रहे हैं कि अरे यार ये क्यों आ गया, मन में। लेकिन कह तो नहीं सकते ना। फॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आओ आइए सर बैठिए, यहाँ यहाँ सोफे पे बैठिए, फॉर्मेलिटी। इज दैट ओके? तो ये एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल क्या कर रहा है, 10 और 20 आ रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, दे आर वेलकमिंग 10 एंड 20। दैट इज वाई आर्ग्यूमेंट कॉल्ड फंक्शन, फंक्शन कौन कॉल हुआ है, एड फंक्शन। तो इन आर्ग्यूमेंट को क्या कहते हैं, इन आर्ग्यूमेंट को कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और यहां से दैट मींस कॉलिंग फंक्शन, जिस फंक्शन ने कॉल किया है, इन आर्ग्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू है वो यहां से पास हो रही है। सो दो तरीके के आर्ग्यूमेंट हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, बट बिफोर मूविंग टू स्टोरेज क्लासेस कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। लेट अस ट्राई टू स्वैप टू वेरिएबल्स और कंटेंट ऑफ टू वेरिएबल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कॉन्सेप्ट से दो वेरिएबल को स्वैप करने की कोशिश करते हैं। क्या हम लोग स्वैप का कॉन्सेप्ट जानते हैं? अगर मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है, a के अंदर वैल्यू 10 है, b के अंदर वैल्यू 20 है, तो मैं हमेशा ऐसे ही समझाता हूं कि स्वैप, मान लीजिए दो ग्लास हैं, एक में दूध है एक में पानी है, और हम कंटेंट चेंज करना चाह रहे हैं। तो या तो आप बहुत अच्छे हैं और आपने ऐसे किया और ऐसे कर दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, हर एक किसी के लिए तो नहीं है। हाँ, क्रिश टाइप की शक्तियां हैं, सम्राट किल्विस हैं आप, सुपरमैन हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है, बट अदरवाइज मैं क्या करूंगा, आई नीड अनदर ग्लास। ठीक है, तो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं लाइक टेम्प, है ना। अब मैं टेम्प के अंदर या तो इसको स्टोर कर लूं या इसको स्टोर कर लूं, स्वैप का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो मैंने कहा टेम्प इज इक्वल टू ए, व्हाट डज दैट मीन, एक्चुअली इसका मीनिंग है, दिस 10 इज बीइंग कॉपीड ओवर हियर। ठीक है, अब एक तरीके से अगर कॉपी हो गया तो दैट मीन्स ये 10 तो यूज हो गया ना, देखो 10 वहीं पर है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, अब क्या मैं इस 20 को यहां पे ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, क्योंकि a अब खाली है, मैंने कहा a इज इक्वल टू बी, बी के कंटेंट a के अंदर डाल दो, सो दिस विल बिकम 2। तो अब हुआ क्या, 20 यहां पर आ गया। और फाइनली अगर मैं टेम्प की वैल्यू वापस यहां डाल दूं जो टेम्प में स्टोर थी 10, तो चल जाएगा काम, बिल्कुल चल जाएगा। दैट मीन्स यू आर सेइंग b इज इक्वल टू टेम्प। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दिस 10 विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। तो क्या हमने कंटेंट स्वैप कर दिए? हाँ सर, अभी के लिए जो आपने समझाया वो तो हमारी समझ में आ गया। अब इसी कोड को, दैट मीन्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, आई वांट टू स्वैप टू वेरिएबल। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो हमने कहा हैश इंक्लूड is tdio.h, ओके, void swap। मैं कह रहा हूं स्वैप मेरा दो वेरिएबल लेगा और उनको स्वैप करेगा। ठीक है, देन मैंने अपना कोड लिखना शुरू किया, void main, मैंने कहा int a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 20, और मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, यहाँ a और b पास किए। और मैं ये कह रहा हूं कि स्वैप फंक्शन कॉल हो जाने के बाद a की वैल्यू प्रिंट करता हूं और b की वैल्यू प्रिंट करता हूं। अब अगर सब कुछ ठीक है तो यहां पर a की वैल्यू 20 प्रिंट होनी चाहिए और b की वैल्यू 10 प्रिंट होनी चाहिए। बट मीनवाइल पहले स्वैप फंक्शन को देख लेते हैं। तो हमने कहा void swap int x int y
यहाँ हमें स्वैप का कोड लिखना है, तो मैंने कहा इंट टेम्प, बाकी सेम कोड जो अभी हमने लिखा था। हमने कहा टेम्प इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, अब आराम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं मेन के वेरिएबल्स की बात करूँ, मेन के वेरिएबल्स की बात करूँ, मेरे पास है a एज 10, फॉर श्योर इसका कुछ एड्रेस होगा। देन मेरे पास एक वेरिएबल है b, फॉर श्योर इसका भी कुछ एड्रेस होगा। फ्रॉम हेयर हम कर क्या रहे हैं, फ्रॉम हेयर वी आर पासिंग वैल्यूज 10 एंड 20। तो दीज 10 और 20, ये 10 वैल्यू कहां जाके कॉपी हो रही है, x के अंदर। तो अगर मैं स्वैप फंक्शन के वेरिएबल x की बात करूं, इसकी एक कॉपी बनी लाइक दिस, इसका कुछ एड्रेस होगा, लेट अस सपोज 1188, एंड एक वेरिएबल y बना, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, लेट अस सपोज 2016। अब आपने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया। ठीक है, आराम से देखिएगा। पहले आपने कहा टेम्प इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये 10 वैल्यू यहां पर कॉपी हो गई। फिर आपने कहा x इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये 20 वैल्यू यहां कॉपी हो गई। फिर आपने कहा y इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 वैल्यू यहां कॉपी हो गई। तो अगर अगर मैं सिर्फ इसने पार्ट को देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है स्वैपिंग हो गई, क्योंकि x के अंदर 20 आ गई, y के अंदर। बट जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या अब मेमोरी में होगा? नहीं। तो क्या x कहीं पर है, क्या y कहीं पर है, या टेम्प कहीं पर है? नहीं सर। दैट मीन्स द मोमेंट यू रिटर्न, जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ, अब ना तो कोई x है, ना y है, ना टेम्प है। ठीक, आप वापस आए, आप वापस आए। मुझे एक बात बताइए, क्या a और b वेरिएबल में कुछ भी चेंज हुआ? नहीं, a की वैल्यू अभी भी 10 है, b की वैल्यू अभी भी 20 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में यहां पर होता क्या है कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं उनकी कॉपी यहां पर क्रिएट हो रही है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में चेंज नहीं हुआ, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज हुआ, और वो चेंज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्या कुछ भी स्वैपिंग हो रही है? नहीं सर। इस कॉन्सेप्ट को अभी तक जो हमने यूज किया, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। पैरामीटर्स बाय वैल्यू जा रहे हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग के जब एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एग्जाम आ जाते हैं, पूरे सेमेस्टर पूरी क्लास पढ़ती नहीं है। अब 2 दिन बचे हैं, है ना। अब क्या करते हैं बच्चे, ना तो हमने क्लास अटेंड की ना कुछ। ये कौन है? ये है टॉपर बच्चा, ये है टॉपर बच्चा। कौन है? टॉपर बच्चा। ठीक है, और किस्मत से ये हमारा दोस्त है। हम इसके पास गए, यार देखो यार, पूरे सेमेस्टर तो हम पढ़े नहीं, तुम तो यार जानते हो यार, हमें हेल्प कर दो। ठीक, इसने क्या कहा, देखो यार अपने नोट्स तो नहीं दे सकता। ये क्या है? इसके नोट्स। इसने कहा मेरे नोट्स की फोटोस्टेट कॉपी करवाओ और ले जाओ। तो अब इसके पास एक्चुअल नोट्स है या इसके नोट्स की फोटोस्टेट है? सर फोटोस्टेट। अब अगर इसे लगा कि इसमें कुछ गलत है, इसने रेड पेन लिया और इसमें करेक्शन कर दिया, क्या वो करेक्शन यहां पर इसके नोट्स में भी हो जाएगा? नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं। फोटोस्टेट कॉपी में आप चेंजेस कर रहे हैं, तो अगर फोटोस्टेट में चेंज कर रहे हो तो उसके में कैसे चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इज दैट ओके? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। आगे जाके जब हम एरेज, पॉइंटर, एड्रेसेस ये सब पढ़ लेंगे, वी विल सी अ मैकेनिज्म कॉल एज कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। अभी के लिए मैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिएगा कैसा रहा फंक्शंस वाला चैप्टर, मतलब फंक्शंस का कॉन्सेप्ट अभी तक के हिसाब से। अब हमें जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है स्टोरेज क्लासेस। हमें क्या डिस्कस करना है? वी नीड टू डिस्कस स्टोरेज क्लासेस। सर क्या होती हैं स्टोरेज क्लासेस? आपको समझना होगा कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं। बट मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सारे लोग कमेंट जरूर कर दिया करो कि चीजें कैसी चल रही हैं, कैसी नहीं चल रही।
एवरीथिंग इज गोइंग वेल और नॉट, है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, मुझे भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं एसी बंद कर दूं, नॉट फीलिंग वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि स्टोरेज क्लास हालांकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि स्टोरेज क्लास किसी वेरिएबल के बारे में हमें 4 इंपॉर्टेंट बातें बताती है। स्टोरेज क्लास यूज टू टेल अस 4 इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग अ वेरिएबल। पहला पहला पहली चीज होती है जो स्टोरेज क्लास हमें बताती है, स्कोप। अब स्कोप क्या होता है सर? प्रोग्राम का वो हिस्सा जहां पर एक वेरिएबल विजिबल होता है, पार्ट ऑफ कोड इन विच अ वेरिएबल इज विजिबल। अब ये कहानी किताबी थी, ये जो मैंने बोला ये किताबी ज्ञान था। अब जैसी बच्चे को बोलो विजिबल, वो कहेगा यार दिख तो कहीं पर भी जाएगा ना, है ना। तो आप इसको ऐसा समझो कि पार्ट ऑफ कोड वेयर यू कैन एक्सेस अ वेरिएबल डायरेक्टली। कोड का वो हिस्सा जहां पर आप एक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं उस वेरिएबल का स्कोप। पार्ट ऑफ प्रोग्राम, पार्ट ऑफ कोड, और यू कैन से प्रोग्राम where we can access variable directly। जब तक हम एरेज एंड पॉइंटर नहीं पढ़ रहे, इस पॉइंट को समझने के प्रयास करेंगे। हम सिंपल बातों में ये कह रहे हैं कि जहां पर एक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसको स्कोप कहते हैं। सेकेंड इज लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। अब देखो लाइफ टाइम, जैसे हमारे जीने, हम जब पैदा हुए उस टाइम से जब तक हम मर जाएंगे, मरते नहीं हैं या मर रहे हैं, मर गए, उस टाइम तक को हम क्या कहते हैं, लाइफ टाइम। तो यहाँ पर लाइफ टाइम क्या होगा? वेरिएबल के लिए तो मेमोरी होती है, दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं एक वेरिएबल जब तक मेमोरी में एक्टिव है, अलाइव है, ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच वेरिएबल इज देयर इन मेमोरी, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, या ये कहूँ जब तक एक वेरिएबल एक्टिव है या अलाइव है। तीसरा, थर्ड इज स्टोरेज एरिया, वेयर अ वेरिएबल इज स्टोर्ड, वेयर अ वेरिएबल इज स्टोर्ड, वेरिएबल कहां पर स्टोर हो रहा है। अब अभी के लिए, अभी तक तो हमें बस यही पता है ना कि मेमोरी, इसलिए ऐसा लग रहा होगा स्टोरेज एरिया के बारे में सर क्यों कह रहे हैं। तो चीज़ें समझेंगे धीरे धीरे, अच्छे से प्लान करेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि हम बात कर रहे हैं कि स्टोरेज एरिया से मतलब क्या है कि कहाँ पर एक वेरिएबल स्टोर हो सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज डिफॉल्ट वैल्यू। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सी प्रोग्रामिंग में डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? इफ वी डोंट प्रोवाइड सम इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ वी डोंट इनिशियलाइज, देन what is the value it will take, then what is the value it will take। for example, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा, सॉरी, हैश इंक्लूड stdio.h void main, और मैंने एक वेरिएबल लिया int a, और अब मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर a की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? यू टेल मी। कि अब मैं कह रहा हूं इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू दैट गेट्स प्रिंटेड? तो आपका आंसर होगा गार्बेज। तो मैं आपसे कहा कि क्या मैंने इनिशियलाइज कराई? क्या मैंने इनिशियलाइज कराई? नहीं। तो एक्चुअली इस गार्बेज क्या है? गार्बेज इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल।
तो यहाँ पर स्टोरेज क्लास हमें 4 चीज़ें बताती है, स्कोप, लाइफ टाइम, स्टोरेज एरिया एंड द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिकली 4 कीवर्ड्स पढ़ेंगे। यहाँ पर इस स्टोरेज क्लास से रिलेटेड हम बेसिकली 4 कीवर्ड्स पढ़ेंगे। पहला कीवर्ड जो आप पढ़ेंगे वो है ऑटो, दूसरा कीवर्ड जो आप पढ़ेंगे वो है स्टैटिक, तीसरा कीवर्ड जो आप पढ़ेंगे, चौथा कीवर्ड आप पढ़ेंगे एक्सटर्न, एंड विच इज द थर्ड कीवर्ड, रजिस्टर। अच्छा, इनका ना ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, बिकॉज पहले हम उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे उसी ऑर्डर में देखते हैं। तो मैंने कहा ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न, दीज आर द कीवर्ड्स जो हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने फंक्शन देखा था, अभी हमने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट देखा था। एक बार दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write int add int comma int, लिखा void main, then I write int a is equal to 10, b is equal to 20, comma ans, then मैंने लिखा ans is equal to add a comma b, then मैंने लिखा printf percentage d comma ans. Let's see the code of add function. तो यहाँ मैंने लिखा int add, int x, int y, int temp is equal to x plus y. Later I will return temp. हमने इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था, जहाँ तक मुझे लगता है हमने ये भी पढ़ लिया था कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड कैसे कैसे क्या होता है। आई होप सो, है ना? पढ़ा था या नहीं? बिल्कुल पढ़ा था। तो सबसे पहले क्या होगा, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। ठीक है, अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक्चुअली में क्या होता है, मेमोरी, है ना? हमने कहा मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो मेन के पास 2 वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल a है जिसके अंदर वैल्यू 10 है, दूसरा वेरिएबल b है जिसके अंदर वैल्यू 20 है, और तीसरा वेरिएबल b है ans जिसके अंदर अभी के लिए गार्बेज वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये a b ans किसके वेरिएबल है, तो आप कहेंगे मेन के वेरिएबल है ना? सो यहां पर हम क्या कहते हैं, दैट ए बी सी आर लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। अब लोकल समझते हैं, लोकल, अरे ये तो अपना ही है यार, लोकलाइट है ना, बाहर का नहीं है, लोकलाइट है। प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट लुक एट दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड। अगर मैं पूछता हूं ए बी और ans किसके वेरिएबल है, मेन के वेरिएबल है, सो वी यूज टू से कि ए बी एंड ans लोकल वेरिएबल हैं मेन फंक्शन के, ए बी एंड ans लोकल वेरिएबल हैं। ठीक है, वी गॉट टू नो। अब हमने एड ऑफ ए कॉमा बी को कॉल किया, यानी कि कहीं ना कहीं एड ऑफ ए कॉमा बी का मतलब है 10 कॉमा 20, ए बी बेसिकली 10 20, है ना? समझो, ए कॉमा बी तो यहां पर है ना ये, लेकिन एक्चुअली में हमने क्या पास किया, एड ऑफ 10 कॉमा 20। ये हो गया एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है x, ये हो गया एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है y, एंड वी हैव टेम्प। अगेन अगर मैं टेम्प की बात करूं तो टेम्प ऐड का वेरिएबल है ना, हाँ, मैंने कहा गार्बेज वैल्यू, फिर हमने एडिशन किया, यहाँ वैल्यू 30 आई, आपने रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, और
क्या अब हमें इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड की ज़रूरत है? नहीं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली। अब मैं मेन के अंदर पूछूं टेम्प की वैल्यू क्या है, अरे टेम्प मेन का वेरिएबल नहीं है। टेम्प इज अ लोकल वेरिएबल फॉर ऐड फंक्शन। टेम्प इज अ लोकल वेरिएबल फॉर ऐड फंक्शन। टेम्प मेन का वेरिएबल नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो वेरिएबल, किसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। चलिए, सिर्फ समझाना मेरा एक पर्पस था और कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ठीक। बट बिफोर आई मूव अहेड, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना स्टोरेज क्लास, ये थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूजिंग है। बच्चे को एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कैसे चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, और इसीलिए ज़्यादातर जगह वो या तो खुद स्किप कर देता है या टीचर इन टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। सो बिफोर आई मूव अहेड, लेट्स डिस्कस टाइप ऑफ स्कोप। तो तीन तरीके के स्कोप होते हैं, तीन तरीके के स्कोप होते हैं। पहला स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप। अब कहानी ये, ब्लॉक क्या होता है? इन सी जैसे ही आप ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, दैट मींस ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार्ट ऑफ अ ब्लॉक। और जैसे ही आप ये वाला ब्रैकेट करते हैं तो दैट मींस दिस इज एंड ऑफ अ ब्लॉक। दैट मींस ये दोनों मिलके एक ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। तो इन सी प्रोग्रामिंग सबसे पहला टाइप का जो स्कोप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लॉक स्कोप। यानी कि मैं कह रहा हूं अगर यहां कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो उसका स्कोप क्या है? ब्लॉक स्कोप। अभी के लिए चलिए वेरिएबल की बात नहीं करते, अभी के लिए हम बात कर रहे हैं ब्लॉक स्कोप। दूसरा जो स्कोप है दैट इज कॉल्ड एज फाइल स्कोप। जैसे आपने सी के प्रोग्राम कॉलेज में बनाए होंगे तो आप क्या करते होंगे, आपने एक डॉट सी फाइल खोली, आपने एक डॉट सी फाइल खोली लाइक पंकज डॉट सी या वन डॉट सी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है सारा का सारा कोड आपने सिंगल फाइल में लिखा है, सारा का सारा कोड आपने सिंगल फाइल में लिखा है, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर यहां हेडर फाइल है, यहां मेन है, यहां कोई और फंक्शन है, क्योंकि सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी फंक्शंस। तो फाइल स्कोप का मतलब क्या कह रहा हूं? वेरिएबल जो इस फाइल में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, फाइल स्कोप, वन फाइल, ठीक। अब जो थर्ड वाला मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप रिजिड हो जाएंगे कि ये क्या होता है। जब हम प्रोजेक्ट लेवल पर काम करते हैं देन मल्टी फाइल एनवायरनमेंट इज देयर। चार लोग मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, है ना। इट्स लाइक एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, चार फाइल। तो मल्टी फाइल का मतलब क्या है? हो सकता है इस फाइल का एक वेरिएबल इस फाइल में एक्सेस हो रहा है, हो सकता है इस फाइल का एक वेरिएबल इस फाइल में एक्सेस हो रहा है। सो बिफोर वी मूव अहेड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फोकस कि भैया तीन तरीके के स्कोप होते हैं, ब्लॉक स्कोप, फाइल स्कोप, मल्टी फाइल स्कोप, ठीक है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ये आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। फटाफट से कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले अगले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरेज क्लासेस में क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। स्टोरेज क्लासेस, चार तरह की स्टोरेज क्लासेस, और स्टोरेज क्लास खुद हमें चार चीज़ें एक वेरिएबल के बारे में बताती है, ठीक है। हमें समझना है, आराम से देखते हैं। चलिए, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ओके। एक फंक्शन लेते हैं। क्या फॉरवर्ड डिक्लेरेशन ज़रूरी होता है? हमेशा नहीं होता। तो मैंने कहा इंट x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, printf %d x प्लस y, एंड हमने कहा
void main, then I write int a is equal to 99, ठीक है, एंड मैंने फंक्शन f को कॉल किया एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिंट a प्लस x। आराम से वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद सोचिएगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। आप चाहें तो इसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं। सर कोड मेन से स्टार्ट होगा, मेन के पास एक वेरिएबल है a, है ना, तो मैं कह रहा हूं कि ये मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो मेन के पास एक वेरिएबल है a जिसके अंदर वैल्यू है 99। यहां पर मेन f को कॉल करेगा, दैट मींस f के पास एक वेरिएबल है x विच इज 20, f के पास वेरिएबल है y विच इज 20। इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये वाला ब्रैकेट आया, दैट मींस अब x और y जैसा कुछ भी है, अगर है भी, वैसे तो कुछ है नहीं क्योंकि एक्टिवेशन रिकॉर्ड ठीक है डिलीट हो गया। हम वापस आए, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। सर x क्या मेन का वेरिएबल है? नहीं सर, x वेरिएबल किसका था? x तो f का वेरिएबल था, तो क्या मैं उसे मेन के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकता हूं? नहीं सर, यू नीड टू फोकस। x लोकल था f का, x लोकल था f का, तो x का स्कोप क्या है? इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई इन दिस कोड यू विल गेट एन एरर। और क्या होगा? सर उड़ के लात पड़ेगी। क्या होगा? उड़ के लात पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप एक थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि स्कोप का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो अब हम पहली स्टोरेज क्लास देखते हैं जिसका मतलब है ऑटो। पहली स्टोरेज क्लास क्या है? ऑटो। ठीक, सो बट सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है, बाय डिफॉल्ट, अब इस बाय डिफॉल्ट का मतलब है ना, आई होप सबको क्लियर है ये बात। ठीक है, वेरिएबल बाय डिफॉल्ट, वेरिएबल डिक्लेयर्ड inside a function are auto variable और लोकल वेरिएबल। यानी कि हम कह रहे हैं आप जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे बाय डिफॉल्ट उनको हम ऑटो वेरिएबल कहते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए देयर इज अ फंक्शन f, इसके अंदर आपने लिखा इंट a, आगे का कोड आई डोंट केयर, या फिर मैंने लिखा void fun ऑटो इंट x। सर दोनों ही ऑटो वेरिएबल हैं। आज तक आपने ऑटो वेरिएबल क्यों नहीं लगाया पूरी इंजीनियरिंग में? क्योंकि यही तो हम कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसको ऑटो ही माना जाता है। इसलिए आप ऑटो कीवर्ड लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, वो कंसीडर लोकल वेरिएबल या ऑटो वेरिएबल ही होगा। बाय डिफॉल्ट वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज अ ऑटो वेरिएबल। आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि ऑटो कीवर्ड आज तक हमने यूज क्यों नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए ऑटो वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑटो या लोकल वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर कोई मेरे से पूछेगा कि भैया इनका स्कोप क्या है, तो इनका स्कोप वही ब्लॉक है जिसके अंदर ये डिक्लेयर किए गए हैं। इज दैट ओके? द ब्लॉक इन विच they are declared or they are created, जो भी लिखना चाहें, ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, यानी कि ऑटो वेरिएबल या लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू को आप कोड के कौन से हिस्से में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? जिस ब्लॉक के अंदर हमने उनको डिक्लेयर किया है उसी ब्लॉक के अंदर हम डायरेक्टली ऑटो वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अगेन सेकेंड पॉइंट इज सर इसका लाइफ टाइम क्या होता है? लाइफ टाइम भी वही ब्लॉक है, लाइफ टाइम भी वही ब्लॉक है इन विच दे आर क्रिएटेड, द ब्लॉक इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। ठीक है सर, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? The default value of a local variable or auto variable is garbage। और फोर्थ पॉइंट क्या है जल्दी से बताइए? स्कोप, लाइफ टाइम, डिफॉल्ट वैल्यू एंड स्टोरेज एरिया। अब एक बात सोचिएगा, समझिएगा कि हम कह रहे हैं कौन है ये ऑटो वेरिएबल? कौन है? किसी फंक्शन के अपने वेरिएबल। फंक्शन कहां पर स्टोर होता है? फंक्शन कहां पर स्टोर होता है? फंक्शन सर एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है फंक्शन का, और वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहां पर होता है? सिस्टम स्टैक में। तो अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि ये वेरिएबल कहां पर स्टोर होंगे, सर ऑफ कोर्स स्टैक के अंदर। सो प्लीज नोट डाउन दीज 4 पॉइंट्स अबाउट ऑटो वेरिएबल। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके। गार्बेज वैल्यू वाला पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका भाई। आज तक आपने जो वेरिएबल यूज किए वो कौन से थे? सर यही तो थे, ऑटो वेरिएबल या लोकल वेरिएबल। भाई हमने मेन के अंदर का ही तो कोड लिखा आज तक बस। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ये ए है तो ये कैसा वेरिएबल है? सर ऑटो या लोकल वेरिएबल है। और अगर ये लोकल वेरिएबल है, आपने इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? सर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगी। दैट्स इट। तो मुझे ये नहीं पढ़ाना है अब कि डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप वो आपको आता है। ठीक है, वो आप लोगों को अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं जहां मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, then I write void main। ठीक है, मैंने लिखा int a is equal to 10 प्लस प्लस a printf %d कॉमा a। ठीक, अच्छे से देखिएगा। नाउ आई एम सेइंग int a is equal to 0 प्लस प्लस a printf %d कॉमा a प्लस प्लस a printf %d कॉमा a। अब अच्छे से देखिएगा, हम अच्छे से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये इसका मतलब क्या होता है? एक नया स्कोप शुरू हुआ, क्योंकि ये नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स मेन का प्रोग्राम चल रहा था, यहां से कहना इसे एक नया स्कोप शुरू हुआ, न्यू स्कोप। ठीक है, और ये स्कोप कहां तक चला? यहां तक। अच्छा, मेन का स्कोप कहां से है? यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो फोकस करिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये मेरा मेन प्रोग्राम है। देखिए इसका स्कोप कहां है? यहां से लेके यहां तक। ठीक है, डन। ठीक है, वी हैव अ वेरिएबल ए। इस ए का स्कोप कहां से है? सर ये ए इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट, दैट मींस दिस ए इज लोकल टू ए मेन। या इस ए का स्कोप अगर मैं बताने की कोशिश करूं, देखिए ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मतलब डायग्रामेटिकली। तो कैन आई से मैं इस वाले ए को येलो वाले ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैंने कहा एक येलो वाला ब्लॉक है ए जिसके अंदर वैल्यू है 10। फोकस करिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि इस ए को हम कहां से लेके कहां तक यूज कर सकते हैं?
तो कैन आई से इस ए का स्कोप यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि ये वाला ए मेन के अंदर यानी कि इन दो ब्लॉक्स के अंदर डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो आराम से समझिएगा, पहली लाइन हुई, ठीक है। प्लस प्लस ए का मतलब कौन सा ए? सर ये वाला ए। अब इस printf का मतलब सर यही वाला, दैट इज वाई 11 वुड बी प्रिंटेड। ठीक है, एट दिस लाइन अ न्यू स्कोप इज बीइंग क्रिएटेड। मैं इस वाले ए को ग्रीन ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ए की वैल्यू क्या है? 0। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये ए का स्कोप क्या है, तो यहां से लेके यहां तक ना, यानी कि इस ए का जो स्कोप है वो यहां से लेके यहां तक है। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 0। तो ये वाला प्लस प्लस ए किसको इंक्रीज करेगा? सर इस वाले को, एंड दिस विल बिकम 1। तो ये वाला जो प्रिंटफ है वो क्या प्रिंट करेगा? सर 1। दैट इज वाई 11 1। अब देखिए, जैसे ही ये वाला स्कोप आया, जैसे ही ये आया, व्हाट डज दैट मीन? अब इसका स्कोप खत्म। बेसिकली अब ए, ये जो ग्रीन वाला ए था, अब वो एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। दैट मीन्स अब जब इस वाले प्लस प्लस पर आए, सर एक बात बताओ मुझे अच्छे से, भाई ये येलो वाला जो ए है वो तो यहां से लेके यहां तक सब जगह है ना। दैट इज वाई अगर कोई मेरे से कह रहा है कि ये प्लस प्लस कौन सा होगा, ये वाला ए तो है ही नहीं, दैट इज वाई कैन आई से नाउ दिस 11 बिकम 12, okay, and printf a, again this 12 would be printed. So the output of this code is 11 1 12. प्लीज कमेंट जरूर करिएगा whether this part is okay to everyone or not. आप सबको ये ओके है या नहीं ओके है, कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा कि हमने कहा एक मेन स्कोप है और एक सब स्कोप है ना, एक मेन स्कोप है और एक सब स्कोप है। ठीक है, डन। थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं, चलिए फिर से देखते हैं। अब की बार मैंने कहा कि ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h void main, ठीक है। अगेन मैंने कहा int a is equal to 10 plus a printf %d, a, एक नया स्कोप चालू हुआ। हमने कहा प्लस ए printf %d, a प्लस ए printf %d, a। फिर से समझते हैं अच्छे से। हमने कहा कि यहां से यहां तक एक हमारा मेन प्रोग्राम है। आप ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है ए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसकी, लेकिन अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं, दिस ए इज अंडर दिस स्कोप, यानी कि पूरे मेन के अंदर कहीं पर भी यूज हो सकता है। व्हाट आई एम सेइंग, दिस ए इज एक्सेसिबल इन दिस एंटायर प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा अब फिर से समझिएगा, यहां से यहां तक एक नया स्कोप है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, प्लस ए का मतलब ये वाला ए इंक्रीज होगा, दिस विल बिकम 11। प्रिंट एफ ए का मतलब 11 प्रिंट होगा। अब जैसे ही नया स्कोप शुरू हुआ, आपने कहा प्लस ए, अरे यार इस ब्लॉक के पास कोई अपना ए है, इस ब्लॉक के पास कोई अपना ए है, लेकिन येलो वाला ए, मेन वाला ए, अरे इसके अंदर एक्सेसिबल है या नहीं? बिल्कुल एक्सेसिबल है, बिकॉज इस ए का ब्लॉक कहां पर है? यहां से शुरू और यहां पर खत्म। दैट इज वाई अगर मैं कह रहा हूं प्लस ए, व्हाट डज दैट मीन? सर अगेन यू आर रेफरिंग टू दिस, दैट्स वाई यू आर सेइंग इट एज 12, एंड अगेन 12 वुड बी प्रिंटेड। अब ये खत्म हो गया, दैट मीन्स यहां पर अगर हम हैं, अगेन दिस येलो वाला इज एक्सेसिबल, सो ये वाला प्लस ए भी क्या बोलेगा? अरे भैया 13, एंड ये वाला प्रिंटफ भी क्या बोलेगा?
भैया 13, दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 11, 12, 13। तो यहां पर अब आप आराम से समझिएगा, यहां यहां ये तो पिताजी हैं मेन, और ये सब स्कोप है। भाई अगर मैं आपसे कहूं ये हो गया मेन स्कोप, मेन मैंने कैपिटल में इसलिए बनाया है, मेन कहने का मतलब मेन फंक्शन नहीं है, मेन कहने का मतलब ओरिजिनल स्कोप, ऐसे समझिए, ठीक है। तो हमारे पास एक तो है मेन स्कोप, हमारे पास एक तो है मेन स्कोप, और दूसरा था सब स्कोप, दूसरा था सब स्कोप। इज दैट ओके? तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन आई से कि मेन स्कोप के वेरिएबल सब स्कोप में एक्सेसिबल होते हैं, मेन स्कोप के वेरिएबल सब स्कोप में एक्सेसिबल होते हैं। व्हाट आई एम राइटिंग इज मेन स्कोप वेरिएबल्स, मैं अगेन, मेन स्कोप वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल in subscope. Everyone, is that clear? Everyone, is that clear or not? I hope so. लगता तो है, और ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h void main int a is equal to 10 plus plus a int a is equal to 99, b is equal to 1 plus plus b printf %d comma a plus b। मैंने कहा प्लस प्लस a printf %d comma a plus b। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? जो भी मैं बताने जा रहा हूं ऐसा कोई डायग्राम है ही नहीं, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, यहां पर भी दो, एक स्कोप है और एक सब स्कोप है, ठीक है। यहां पर भी दो ए हैं, रेड वाला येलो वाला ए यहां से यहां तक, और एक ग्रीन वाला ए है यहां से यहां तक, ए कॉमा, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा येलो वाला ए है, बेसिकली ए की वैल्यू क्या है 10, तो जब आपने किया प्लस प्लस ए, दैट मीन्स ये हो गया 11। अब मेन सब स्कोप स्टार्ट हुआ, सब स्कोप, तो देखो ए की वैल्यू क्या है 99, सब स्कोप ए की वैल्यू है 99, बी की वैल्यू है 1। तो जब आपने करा प्लस प्लस बी, यानी कि ये बी हो गया 1 से 2, आपने प्रिंट एफ ए प्लस बी किया तो ये प्रिंट होगा 101। लेकिन जैसे ही ये वाला स्कोप आया, व्हाट डज दैट मीन, जैसे ही ये वाला एंड ऑफ ब्लॉक आया, क्या अब ये ए या ये बी एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, स्कोप खत्म। अब आपने प्लस प्लस ए किया तो ये कौन सा वाला ए है सर? पक्का ये वाला ए है। हाँ, क्योंकि येलो वाला ए इज एक्सेसिबल एवरीवेयर इनसाइड द मेन, दैट इज वाई प्लस प्लस ए से ये 12 हुआ। अभी मैं प्रिंटफ की बात ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, थोड़ी देर में पता चलेगा। अब जब आप a प्लस बी करोगे, ठीक है, ये वाला a तो समझ में आ गया, ये है, क्या हमारे पास b है? इज b एग्जिस्ट नाउ? क्या b एक्सेसिबल है? क्या b एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, समझिएगा, b का स्कोप डायग्राम से ही क्लियर है, b का स्कोप यहां से यहां तक था, सब स्कोप, b सब स्कोप का पार्ट था। इज दैट ओके? दैट मीन्स सब स्कोप के वेरिएबल मेन स्कोप में एक्सेसिबल है। हरी, कलयुग का जमाना है, बेटा जी पिताजी के लिए अवेलेबल होगा क्या? नहीं, है ना। लेकिन पिताजी बेटा जी के लिए हमेशा अवेलेबल। मेन स्कोप पिताजी, मेन स्कोप का जो कुछ है मेरा है, पिताजी का सब कुछ मेरा,
आज की डेट में यही तो मान के चलते हैं हम लोग। लेकिन मेरा मेरा सिर्फ मेरा पिताजी का नहीं है, बी है एग्जाम्पल, ठीक है। दैट मीन्स सब स्कोप वेरिएबल एक्सेसिबल है क्या मेन के अंदर या ओरिजिनल स्कोप के अंदर? नो, सब स्कोप वेरिएबल आर नॉट एक्सेसिबल फॉर मेन स्कोप। सो पॉइंट नंबर 2, सब स्कोप वेरिएबल, सब स्कोप वेरिएबल्स are not accessible to, जानबूझ के कैपिटल में बना रहा हूं, मेन स्कोप वेरिएबल टू मेन स्कोप। इज दैट ओके टू एवरीवन? सब स्कोप के वेरिएबल मेन स्कोप में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। एवरीवन, इज दैट ओके? प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमें 2 पॉइंट ऑटो वेरिएबल के बारे में पता चले, आई होप वो 2 पॉइंट सबको ओके है, ठीक है। ठीक, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 जो ऑटो वेरिएबल्स के बारे में इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, ऑटो वेरिएबल्स, ऑटो वेरिएबल्स और यू कैन से लोकल वेरिएबल्स आर created automatically, they are created automatically whenever we enter the block in which they are declared, in which they are declared। ऑटो वेरिएबल अपने आप ऑटोमेटिकली, देखिए ये why they are called as auto, they are created automatically when we enter the block in which they are declared and they are डिस्ट्रक्टेड ऑटोमेटिकली। अब अगर आप ऊप्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो यहां पर डिस्ट्रक्टर या ऐसा कॉन्सेप्ट मत सोचिएगा। डिस्ट्रक्टेड का मतलब वो खत्म हो गए, मेमोरी अब एग्जिस्ट नहीं करती। दे आर डिस्ट्रक्टेड ऑटोमेटिकली when we exit the block in which they are declared, in which they are declared। इसलिए उन्हें ऑटो कहते हैं। ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाते हैं जैसे ही आप उस ब्लॉक में एंटर करेंगे जिसमें वो डिक्लेयर्ड है, और ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, एंड लेट मी टेक अ फंक्शन void display। डोंट वरी, सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको। int I is equal to 0 plus I printf %d, I। अब अगर मैं आपसे पूछूं i कैसा वेरिएबल है? फंक्शन के अंदर है, लोकल वेरिएबल है, ऑटो वेरिएबल है। I is local to display function, I is a auto variable, ठीक है, ठीक है। नाउ मैंने कहा void main and I am calling this display function like display मल्टीपल टाइम्स, एग्जैक्टली अगर बोलूं तो 3 टाइम्स, ठीक है। अब समझिएगा एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन से। तो सबसे पहली बार में डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ। जैसे ही हम इस ब्लॉक में एंटर करेंगे, क्योंकि आई लोकल वेरिएबल है, इट इज क्रिएटेड विद इनिशियल वैल्यू 0। अब प्लस आई से क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। और प्रिंटफ से क्या होगा?
printf से क्या होगा, आउटपुट में 1 प्रिंट हो गया। जैसे ही हम एग्जिट हुए इस ब्लॉक से, दैट मीन्स प्लीज समझिएगा, वापस आएंगे ना मेन के पास, ठीक है, तो क्या अब ये एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, दे आर डिस्ट्रक्टेड ऑटोमेटिकली वंस यू एग्जिट द ब्लॉक। डन। अब मेन में ये तो एग्जीक्यूट कर चुका, दैट मीन्स अगेन वी आर कॉलिंग डिस्प्ले। तो जैसे ही आप इस ब्लॉक में एंटर करेंगे, आई क्योंकि लोकल वेरिएबल है, ऑटो वेरिएबल है, इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, प्लस प्लस आई की वजह से अगेन दिस विल बिकम 1, प्रिंटफ की वजह से अगेन 1 वुड बी प्रिंटेड। बट जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, डिस्ट्रक्टेड ऑटोमेटिकली। अब मेन के पास जब कंट्रोल आया तो मेन कहेगा 2 बार तो मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका, तीसरी बार एग्जीक्यूट कराता हूं, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लॉक में आप एंटर करेंगे, आई क्योंकि लोकल वेरिएबल है, ऑटो वेरिएबल है, इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, प्लस प्लस आई की वजह से वैल्यू 1 होगी एंड प्रिंटफ की वजह से ये 1 होगा। नाउ जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, अगेन अब ऐसा कुछ नहीं है, मेन खत्म, आउटपुट क्या है, 1 1 1। तो ये था ऑटो वेरिएबल्स के बारे में सारा कॉन्सेप्ट, कि ऑटो वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, उनके बारे में चार इंपॉर्टेंट बातें थी, है ना, उनके बारे में 4 इंपॉर्टेंट बातें थी ऑटो वेरिएबल्स के बारे में। उम्मीद करता हूं ये आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिएगा सो दैट मुझे भी लगे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। देखिए हो क्या रहा है, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ। अगर आप ईमानदार रहेंगे और मुझे ये जवाब देंगे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है कि हम पंकज सर हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है लेकिन मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। नहीं यार, हर इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब आप मानिए कि ये लेक्चर नंबर 21 है, मतलब मैं 21 लेक्चर से कुछ ना कुछ आपके लिए कर ही रहा हूँ, है ना। हाँ, और कुछ नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ यूट्यूब पर सी प्रोग्रामिंग का इससे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। दैट इज माई प्रॉमिस, दैट इज माई प्रॉमिस, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वाकई में ये प्लेलिस्ट और जबरदस्त बने, तो आपका भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है मेरे प्रति नहीं तो कम से कम इन लेक्चर्स की रिस्पेक्ट करते हुए आपका भी एक फर्ज बनता है। और वो फर्ज सिर्फ इतना सा है कि एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर दिया जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एकलव्य की तरह आपका अंगूठा मांग रहा हूं या कुछ नहीं, है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप अगर लेक्चर देख रहे हैं, ऑफ कोर्स देख रहे हैं, है ना, मतलब आप लेक्चर देख लिया, 1 घंटा पूरा यूटिलाइज भी कर लिया, आपको अच्छा भी लगा और आपने लेक्चर क्लोज किया और चलते बने, मतलब क्या 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 चाहते हो भाई, ये तो मतलब पाप टाइप की चीज हो गई ना, है ना। आप आए, पढ़ा और निकल लिए। अरे एटलीस्ट भले मानो 20 सेकंड तो हम डिजर्व करते हैं ना आपकी लाइफ का। अगर हम 1 घंटे का वीडियो महीने में, अगर मैं 15 घंटे आपको पढ़ा रहा हूं, तो इतना तो मैं डिजर्व करता हूं कि 20 सेकंड एक लेक्चर पर आप ये कमेंट कर दें बस कि हाँ सर कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। एटलीस्ट कुछ भी रिप्लाई तो कर दो ना यार। आपने देखा, कमेंट कर दोगे तो मुझे भी एक आइडिया होगा कि हाँ भाई इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। मेरा भी मन करेगा कि नहीं यार चलो, अभी तक मैंने 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लिए हैं, अब 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन इस मंथ और लूंगा। मतलब इस प्लेलिस्ट को खतरनाक बना दूंगा कि मेरा टारगेट ही ये है कि सी प्रोग्रामिंग का मतलब अन अकेडमी सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं से भी किसी का पेड कंटेंट नहीं, किसी का कुछ नहीं। सी प्रोग्रामिंग गेट के लिए, मतलब गेट के लिए नहीं, सबके लिए, मतलब क्योंकि इस सेशन में, इन सेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मैं रख रहा हूं, वो इसीलिए रख रहा हूं और क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं। तो प्लीज लेक्चर देख के चुपचाप निकल मत जाया करो, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है।
चलिए बाय बाय, टेक केयर, इस उम्मीद में कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं वेट करूँगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।